हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर सेशन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक बने रहिए। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिए और नोट डाउन करते चलिए। बाकी रिवीजन कराना मेरा काम है, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से सारे टॉपिक जो है, सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी भी चैनल ज्वाइन नहीं किया जा करके ज्वाइन कर ले, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और जिसने और भी हमारे चैनल्स हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस, तो कई तरह के चैनल हैं, तो उसको आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं आप अपने सुविधा अनुसार, जिसके सभी लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जिसे हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना है वो भी जा करके जुड़ सकता है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आज की क्या मोटिवेशन लाइन है वो हम लोग देख लेते हैं। जीवन को आसान नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, और उत्तम समय का कभी समय नहीं आता बल्कि समय को उत्तम बनाना पड़ता है। मतलब कि ये कहो कि सब ये सोचते हैं मेरी लाइफ कितनी टफ़ है, काश आसान होती, बहुत इजी होती। तो लाइफ को आसान बनाने के चक्कर में क्या है कि आप क्या करो, खुद को मजबूत बना लो, ताकि जो भी स्ट्रगल्स हों, जो भी आपके उसमें परिस्थितियाँ आएँ, कठिन परिस्थितियाँ आएँ, तो वो आपको क्या लगे, आप इतने मजबूत खुद को बना लो कि उसको बहुत ही आसानी से उसको क्या कर सको, सॉल्व कर सको। आपको लगे ही ना कि ये क्या है, बहुत ही कठिन है मेरे सामने। तो उसको, जीवन को आसान नहीं बल्कि क्या करो, आप खुद को ही क्या कर लो, स्ट्रॉन्ग बना लो। और ये सोचता है इंसान कि अरे ये टाइम अभी सही नहीं है, अच्छा टाइम आएगा तब मैं स्टार्ट करूँगा, तो करूँगा या करूँगी। तो कभी भी कोई उत्तम समय नहीं होता है, ठीक है। हमें क्या करना है, समय को ही उत्तम बनाना पड़ता है। कि हमें ये कहो कि सही समय आएगा, नहीं, बल्कि हमें समय को सही बनाना पड़ता है। तो अगर ये आपके अंदर है कि आप क्या करो, अपने को खुद को मजबूत बनाओ और समय को ही क्या करो, एक सही समय बनाओ। ये ना सोचो कि सही समय आएगा तब मैं स्टार्ट होऊंगा, ना। हर समय क्या है, आपके अनुसार सही समय क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, और वो आप उस समय स्टार्ट कर दो। फिर देखो आपका लक्ष्य आपके सामने जल्द ही दिखाई देगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको लग ही गया होगा। क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या विश्व वानिकी दिवस भी आप इसको कह सकते हैं। विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या विश्व वानिकी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। यानी हर साल ये 21 मार्च को मनाया जाता है। मनाया क्यों जाता है, क्या है इसका उद्देश्य मनाने का। तो जितने भी प्रकार के वन हैं उनके महत्व के बारे में क्या करना, लोगों को जागरूक करना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसने क्या किया था, 2012 में इसको क्या किया था, इसको 21 मार्च को 2012 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया था। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2012 में इसको क्या किया, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी कि IDF घोषित किया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें इसकी थीम कि इस बार की थीम क्या रखी गई, जो कि इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। थीम वन और सतत उत्पादन और खपत। इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ फैक्ट की बात करें तो ये तो मैंने बता दिया कि लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जा रहा है। पिछले कब से मनाया जा रहा है, पिछले 10 साल से ये क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, पिछले 10 साल से।
क्लियर, क्योंकि मैंने बताया कि 2012 से ही ये मनाया गया है यूएनओ के द्वारा। 2012 में ही इसको स्टार्ट किया गया था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस उसी टाइम घोषित किया गया था। और इसकी थीम भी मैंने आपको बता दी। अगर देखा जाए कुछ आंकड़े की बात की जाए तो देखा जाए तो 1.60 अरब लोग क्या हैं, इस पर, इन जंगलों पर निर्भर हैं। किसके लिए? जैसे उनकी आजीविका है, उनकी दवा है, ईंधन है, भोजन, आश्रय के लिए क्या है, इन्हीं जंगलों पर निर्भर हैं। और 60 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में जो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका देख रहे होंगे आप लोग, तो साउथ अमेरिका का जो अमेज़न है, अमेज़न का वर्षा वन, ये 60 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और 15% से अधिक जो दुनिया की ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो कहाँ से पूरी होती है? इस अमेज़न के जंगलों से ही पूरी होती है। 2030 तक जो पेड़ों की कटाई है उसको पूरी तरह से, ये ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, 2030 तक जो वनों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, उसको पूरी तरह से क्या करना है, पूरी तरह से खत्म करने का वैश्विक स्तर पर ये लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर हैं, टॉप हम 5 देखेंगे कंट्री जहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा जंगल है। तो फर्स्ट नंबर पर आता है रशिया, इम्पॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पर है कनाडा, थर्ड नंबर पर ब्राज़ील, फोर्थ नंबर पर है आपका अमेरिका, एंड 5 नंबर पर है चाइना। तो 5 हम लोग को ध्यान रखना है कि जो है विश्व में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर है, रशिया, कनाडा, ब्राज़ील, यूएसए एंड चाइना। और अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो चलिए देख लेते हैं, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, कई बार डिस्कस किया, एक बार और कर लेते हैं कि जो क्या नाम है इसका, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ हैं, किस स्टेट में है भारत के, तो एमपी, मध्य प्रदेश। अगर वही पूछ ले प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ पर है, तो दैट इज़ मिजोरम। अगर पूछ ले कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल नहीं, क्या है कि न्यूनतम वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ पर, हरियाणा। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम पूछ ले तो भी हरियाणा। वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है वनों के मामले में, तो आंध्र प्रदेश। तो ये 5 फैक्ट आपको ध्यान रखने, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में श्योर है ये पूछा जाएगा। अगर देखा जाए साउथ के 3 स्टेट, आंध्रा यानी आंध्र प्रदेश, सेकंड तेलंगाना और थर्ड कर्नाटका, ये 3 दक्षिण राज्य हो गए। 2 आपके पूर्वी राज्य, कौन से 2 पूर्वी राज्य, ओडिशा एंड झारखंड। यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्लियर। और उत्तर पूर्व के राज्य में वन की सबसे ज़्यादा क्या हुई है, हानि हुई है। ये भी आपको ध्यान देना है। और ये तो पता ही है, हम इस समय की जो सबसे बड़ी त्रासदी है वो है वनों की अंधाधुंध कटाई। तो ये क्या है कि अगर देखा जाए तो 1990 से, वर्ष 1990 के बाद से यहाँ पर 13 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी अगर देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका से भी बड़े क्षेत्र के बराबर क्या किया गया है, वनों को नष्ट कर दिया गया है अभी तक। 1990 के बाद से अभी तक की बात की जा रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा इस पे फोकस करना है कि जो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है उसको हमें क्या करना है, रोकना है। और हाँ, एक और फैक्ट बता रहे हैं आप लोगों को कि दक्षिण अमेरिका का, साउथ अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है सूरीनाम। तो साउथ अमेरिका का सूरीनाम पहला ऐसा देश है जिसका, क्या है इसका फैक्ट, जिसका जो है 98.3%, 98.3% भूमि जो है वो वनों से कवर्ड है। क्लियर। और इसके बाद माइक्रोनेशिया, गैबोन, सेशल्स, ये सब भी हैं जो कि यहाँ पर क्या है आपका, ये सारे देश अपने वन संपदा की रक्षा कर रहे हैं। तो ये सब आपको फैक्ट ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। किसके लिए, तो मनुष्य के जीवन में
क्या है, खुशहाली के महत्व को चिन्हित करने के लिए, इंगित करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और 2013 में तो इसको शुरुआत की गई, लेकिन 2012 में इसको मनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। और वो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? भूटान के द्वारा संकल्प लाया गया था, जिसमें क्या हुआ, 1970 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आय के बजाय राष्ट्रीय खुशी के महत्व पर क्या किया गया, जोर दिया गया। और जीएनपी जो होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली को अपनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें थीम की, 2022 की थीम क्या रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस की, तो वो रखी गई है कीप काम स्टे वाइज एंड, ऊपर लिख दे रहे हैं, एंड बी काइंड। कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो कि भूल गई, ये देखिए क्या है, किसके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो ये जो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में, अभी कल मैंने बताया था, कल या परसों के लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस किया था, कौन जारी करता है? तो SDSN मतलब सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जो है रिपोर्ट, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें भारत की रैंकिंग मैंने क्या बताया था, 136, और लास्ट टाइम का ये कितने पर था, 139, और पाकिस्तान कितने पे है, 121। तो मैंने बताया भी था कि भारत जो है मतलब पाकिस्तान जो है वो भारत से भी ज़्यादा खुश देश है। तो ये आपको सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आप लोग का एक काम है जो कि आप लोग को ज़रूरी है करना। क्या है कि जो लेक्चर देख रहे हैं प्लीज़ तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, और जो नए देख रहे हो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022। चलिए ये लिस्ट देख लिया हम लोगों ने। इस लिस्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। चलिए और देख लेते हैं कि जो एलन मस्क हैं ये टेस्ला के क्या हैं? CEO हैं। टेस्ला के CEO हैं। तो ये जो हैं एलन मस्क जो हैं ये 205 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 205 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ लगातार दूसरे वर्ष ये क्या हैं? टॉप पर बने हुए हैं। अरबपति की सूची में शीर्ष स्थान पर ये बने हुए हैं लगातार दूसरे वर्ष। कौन? टेस्ला के CEO हैं, टेस्ला के सह संस्थापक, और इसको क्या CEO जो हैं कौन है? एलन मस्क। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर बात करें कि फर्स्ट पर तो ये हैं, और सेकंड पर कौन है? सेकंड पर हैं जेफ बेजोस अमेज़न के। तो ये आपको फर्स्ट सेकंड ध्यान रखना। और भारत की साइड से कौन है? तो भारत की साइड से टॉप 10 में एक लोगों का नाम है जिसका नाम है मुकेश अंबानी, जिसकी रैंकिंग क्या है? 9th। ये 9वें रैंक पर है, 9वें स्थान पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और जो CMD हैं जिसका क्या नाम है? मुकेश अंबानी। सबसे अमीर भारतीय और सबसे अमीर एशियाई के रूप में भी ये सबसे अमीर भारतीय और सबसे अमीर एशियाई के रूप में उभरे हुए हैं, मतलब इस लिस्ट में बने हुए हैं। और अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें तो 9th रैंक पर है। तो ये आपको दोनों फैक्ट ध्यान रखने हैं। चलते हैं आगे। अगर देखा जाए भारत में अरबपति के उसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ से हैं? किस मतलब भारत में किस जगह से हैं? तो मुंबई से। तो मुंबई जो है ये भारत की अरबपति क्या है? राजधानी बन गई है। 72 अरबपति 72
मुंबई में 72 अरबपति हैं ऐसे जिसके लिए ये क्या है, भारत की अरबपति राजधानी बन गई है। और उसके बाद जो है नई दिल्ली में कितने हैं, 51 अरबपति। तो नई दिल्ली सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है मुंबई, जिसको अरबपति की राजधानी कहा जाता है। ये चलिए हो गया। आपको मुकेश अंबानी मैंने बता दिया कि ये क्या है, नौवीं अनुसूची, अनुसूची नहीं, 9वीं सूची में है। क्लियर। और इसके बाद कौन है, तो अंबानी के बाद जो है कौन से परिवार है भारतीय में, तो अडानी। और उसके बाद HCL के कौन है, शिव नादर। क्लियर। और अगर अब हुरून इंडिया की बात करें, वैसे आपको क्या मुकेश अंबानी की रैंकिंग याद रखनी है और एलन मस्क की और जेफ बेजोस, ये 3 आप ध्यान रखिएगा। और हुरून इंडिया की जो हुरून इंडिया के बारे में अगर बात करें तो इसके 5 मुख्य स्तंभ हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए ये टॉप रैंकिंग दी जाती है। 5 मुख्य स्तंभ कौन से हैं इसके, पहला है धन निर्माण, सेकंड है मूल्य निर्माण, थर्ड है स्थिरता परोपकार, फोर्थ है कला और जीवन शैली, एंड लास्ट क्या है आपका, विलासिता। क्लियर। और अगर हुरून इंडिया के MD की बात करें तो वो कौन है, अनस रहमान। कौन है, अनस रहमान जुनैद। और इसको लॉन्च कब किया गया था, 2012 में। तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। अगर एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं, अभी हाल ही में मैंने अपने लेक्चर में ही बताया था कि हिलाल पाकिस्तान अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो बिल गेट्स को। तो ये हिलाल पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का ये सम्मान है, तो किसे सम्मानित किया गया है, बिल गेट्स को दिया गया है। और अभी जो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है वो 2 कंपनी को दी गई थी, तो वो कौन सी 2 कंपनी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई को दिया गया, और कौन सी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला को दिया गया। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के मध्य 22 से 31 मार्च 2022 तक लामी तिये, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कौन सा है, लामी तिये संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो भारत और किस देश के साथ, पहले ये ध्यान रखना कि ये जो अभ्यास है वो क्या नाम है इसका, लामी तिये 2022, और ये किसके साथ किया जा रहा है, सेशल्स के साथ किया जा रहा है। तो ये द्विवार्षिक अभ्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना, द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। और इस बार जो है 9वें नंबर का है, जो भारत और सेशल्स के साथ ये किया जा रहा है। इसमें ये जो अभ्यास है, इसमें भारतीय सेना और जो सेशल्स रक्षा बल है उनकी ओर से क्या होगी, जो इन्फेंट्री प्लाटून है वो क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। और इस अभ्यास का लक्ष्य क्या है, ये जो अभ्यास हो रहा है इसका लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य जो है वो एक जो अर्धशहरी वातावरण है, मतलब जो सेमी अर्बन इन्वायरमेंट है, उसमें जो शत्रुतापूर्ण जो शत्रु की ताकतें हैं उनके खिलाफ जो अभियान की जाती है, तो उस दौरान जो हमें अनुभव मिलता है उसको क्या करना है, एक दूसरे से साझा करना है, एक दूसरे के साथ क्या करना है, साझा करना है। और जो हम संयुक्त संचालन होगी उसकी क्षमता को क्या करना है, बढ़ाना है। इस अभ्यास का यही लक्ष्य है। और ये जो लामी तिये अभ्यास है, इसकी मेजबानी सेशल्स जो है 2001 से ही कर रहा है, 2001 से ही कर रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया ये कैसा है, एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है। तो जो वर्तमान वैश्विक स्थिति है और और जो हिंद महासागर रीजन है, हिंद महासागर क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है, जो बढ़ती सुरक्षा चिंता है उसी संदर्भ में क्या करना है, दोनों के साथ डिस्कस करना है। तो दोनों के जो सुरक्षा चिंता है उसी संदर्भ में दोनों देशों द्वारा जो सामना की जा रही हैं चुनौतियां, उसी के संदर्भ में ये अभ्यास क्या है, ये आयोजित की जा रही है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे सेशल्स मैं आपको दिखा दूं इसका है कहाँ लोकेशन, ताकि आपको क्लियर रहे। एक मिनट, ये देखिए मेडागास्कर, कल मेडागास्कर मैंने दिखाया था, ये है सेशल्स। तो सेशल्स की राजधानी क्या है, सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया। तो और ये जो यहाँ पर किया गया है, जो अभ्यास किया जा रहा है लामी तिये, ये अभ्यास हिंद महासागर की सुरक्षा को
बढ़ाने के लिए। हिंद महासागर, ये इंडियन ओशन जो है, इसकी जो है सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। और अभी जो हाल ही में कुछ अभ्यास हुए जैसे धर्म गार्जियन, तो भारत और जापान के बीच मिलन युद्धाभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? विशाखापत्तनम। तो ये सब आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं अभी, उसके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ मैं डिटेल दिखाना भूल गई। ये देखिए, एलन मस्क फर्स्ट $205 बिलियन के साथ, टेस्ला के जो CEO हैं, सह संस्थापक हैं। जेफ बेजोस अमेजॉन के हैं। थर्ड पे हैं बर्नार्ड, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं। बिल गेट्स भी देख लीजिए, बिल गेट्स चौथे नंबर पे हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दो देख लीजिए, बिल गेट्स भी जाने जाते हैं तो ये भी देख लीजिए। बाकी मुकेश अंबानी 9वें, रिलायंस इंडस्ट्री, ये पूरा। नायका फाउंडर फाल्गुनी नैयर, न्यूएस्ट बिलियनियर, ये भी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं यहाँ PDF में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में चर्चा में रहा हाइपरसोनिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चर्चा में रहा हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका क्या नाम है? किंजल। किंजल किस देश से संबंधित है? तो अभी क्या हुआ है कि रशिया ने क्या किया है, अभी रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, अटैक चल ही रहा है। तो रशिया ने क्या किया है, यूक्रेन का जो पश्चिम क्षेत्र है वहाँ पर जो हथियार का भंडारण है, वहाँ पर जो यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र में उसके हथियार का स्टोरेज है, तो उसको नष्ट करने के लिए रशिया ने क्या किया है, किंजल नाम का इस हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज़ किया है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं किंजल की। तो ये जो किंजल है, ये क्या है? एक न्यूक्लियर कैपेबल एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब क्या हुआ? तो पहले देख लेते हैं किंजल का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है भाला या खंजर। इसका अर्थ क्या है? भाला या खंजर। तो और ये जो मिसाइल है, ये क्या है? ये मिसाइल जो है, ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। हवा से सतह पर यानी ऊपर से। तो वो ऊपर से क्या करेगी, उसी ऊपर से ही उसने क्या किया है, जो उनका हथियार का स्टोरेज था, भंडारण था, उसी को इसने नष्ट किया है। तो इसीलिए ये चर्चा में बना हुआ है। तो मैंने क्या कहा कि किंजल एक न्यूक्लियर कैपेबल एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जो ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक ये क्या करती है, उड़ान भरती है। और ये जो किंजल है, किंजल KH-47M2 किंजल, इसका नाम है किंजल। KH-47M2 किंजल जो है, ये परमाणु क्षमता वाली, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि एक रूसी हाइपरसोनिक, किसकी मिसाइल है? रशिया की है। तो रूसी हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल जो कि हवा से क्या कर रही है, सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। और इसकी जो रेंज है वो कितनी है? 2000 किलोमीटर। कितनी है? 2000, यानी कि आप कह सकते हैं 1500 से 2000 किलोमीटर इसकी जो है मारक क्षमता है। मारक क्षमता 1500 से 2000 किलोमीटर। और ये जो मिसाइल है आपकी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, ये न्यूक्लियर पेलोड या 480 किलोग्राम के कन्वेंशनल पेलोड को ये क्या कर सकती है, ले जा सकती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 8 मीटर लंबी है। और इसका जो लॉन्च वेट है वो लगभग 43 किलोग्राम है। लॉन्च वेट जो है इसका जो भार है वो कितना है, 4300 किलोग्राम है जो लॉन्च वेट है आपका। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसको किससे लॉन्च किया जा सकता है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को? तो इसको TU-22M3 बॉम्बर या MiG-31 के इंटरसेप्टर से इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के जो वॉरहेड हैं उसको ले जा सकती है। तो इसे क्या किया गया है अभी, इसे मतलब ये जो है, इसे दक्षिणी और पश्चिमी सैन्य जिलों में रूसी हवाई अड्डों में तैनात किया गया है। पहली बार किंजल को 2017 में तैनात किया गया था। फर्स्ट टाइम इसको 2017 में तैनात किया गया था।
2018 में राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के, उन्होंने इसके 6 नए रूसी रणनीतिक हथियार में से इसका एक है, जो 2018 में इसके द्वारा इनका पुतिन के द्वारा अनावरण इसका किया गया था। तो उन 6 किया गया था, 6 में से ये क्या है, किंजल एक है। 2016 में सीरिया में रशिया ने इसका यूज़ किया था। 2016 में सीरिया में रशिया के सैन्य अभियान के दौरान इस मिसाइल को पहली बार क्या किया गया था, दागा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको क्यों डिज़ाइन किया गया है, तो इस मिसाइल को नाटो युद्धपोत को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो मैंने सब बता दिया। अब मेन आपको ये बताना है कि हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक होता क्या है, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन में मैं सुपरसोनिक बोलती हूँ, कहीं कहीं सबसोनिक, कहीं हाइपरसोनिक। तो ये देख लेते हैं हाइपरसोनिक। और एक काम करते हैं, पहले ये देख लेते हैं, इसको ऐसे करते हैं कि जो स्पीड जो होती है, स्पीड इनकी स्पीड के आधार पर तय करते हैं। ये है आपका सबसोनिक, ये है आपका सुपरसोनिक, और ये है आपका हाइपरसोनिक। हाइपर का मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर। तो सबसोनिक का मतलब क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तो जिसकी जो क्या हो, स्पीड जो हो, जिस मिसाइल की स्पीड क्या हो, वो क्या हो, मतलब 1 मैक से कम हो, 1 मैक से कम हो, वो क्या है आपका सबसोनिक। और सुपरसोनिक क्या हो, 1 से 5 के बीच में हो, 1 से 5 मैक के मध्य हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका सुपरसोनिक। और हाइपरसोनिक जो है ये क्या है, 5 मैक से ज़्यादा हो, 5 मैक से ज़्यादा हो, तो ये क्या हो जाएगा हाइपरसोनिक। जिसमें अभी किंजल क्या है आपका हाइपरसोनिक, 5 से ज़्यादा, तो 5 से 10 यानी 10 मैक है इसकी, तो ये आपका है। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो ये हाइपरसोनिक क्या है, तो ये एक देखा जाए तो तेज और कम ऊंचाई पर उड़ने वाला क्या है, एक हथियार है, वो भी पूरी दक्षता के साथ। और इस ध्वनि की गति जो है वो 5 गुना तेज है, 5 गुना तेज है। मैंने अभी बताया ना हाइपरसोनिक क्या होता है, जिसकी जो ध्वनि की गति है वो क्या है, 5 गुना तेज हो, तो वो क्या है आपका हाइपरसोनिक है। और ये समुद्र तल पर लगभग देखा जाए तो 1220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चल सकते हैं। और कम से कम ये हथियार 3800 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा इसको नहीं डिफाइन करेंगे, इतना बहुत है। आप इतने में से तो आपका चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, कहीं भी हो, इतने में से क्वेश्चन पूछ लेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। किस संगठन ने हाल ही में प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसने लगाने का फैसला किया, यूरोपीय यूनियन ने किया है। तो इसने जो EU है, इसने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर कार्बन सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की है। तो ये दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया गया है। तो ये वैसे 2020 से ही जो है यूरोपीय संघ प्रयास कर रहा है लागू करने का, इस कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन लागत लागू करने का प्रयास कर रहा है। स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमिनियम और बिजली के आयात पर CO2 उत्सर्जन लागत लागू करने का प्रयास 2020 से ही कर रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, ये उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया, तो इसका उद्देश्य क्या होगा, लगा देगा तो इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य जो यूरोपीय उद्योग हैं उनकी क्या करना है, रक्षा करना है। यूरोपीय उद्योग की क्या करना है, रक्षा करना है। क्योंकि जो यूरोपीय बाजार है वो कमज़ोर पर्यावरण नियम वाले देशों में जो बने सस्ते सामान हैं उससे क्या गया है, वो भर गया है। तो ये जो कार्बन सीमा लग जाएगी, कार्बन सीमा शुल्क जब लग जाएगी, तो जो यूरोपीय संघ की कंपनी है और विदेशों में समान CO2 लागत लगा करके इससे क्या होगा, एक समान अवसर प्रदान करने का एक क्या है, प्रयास किया गया है। इतना आपको क्लियर हो गया। और इससे लाभ क्या होगा, तो इस कदम से क्या होगा कि इस कदम से कार्बन रिसाव से बच जाएगा। और जो साझेदार देश होंगे उनको मजबूत पर्यावरण नियम और कार्बन मूल्य निर्धारण नीति को स्थापित करने के लिए क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। क्लियर। और 2023 से कार्बन टैरिफ लगाने के लिए 3 साल का संक्रमण चरण शुरू होगा 2023 से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और जो भारत का लक्ष्य है 0 कार्बन उत्सर्जक, तो भारत का लक्ष्य कब तक है, 2070। 2000 एक मिनट
2070, तो ये भी आपको ध्यान रखना 2070। और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 27 सदस्य देश हैं इसमें, और यहाँ पर यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, यूरो। तो इस 27 देशों में जो यूरो मुद्रा है वो कितने, 19 देशों की है, 19 देश में ये लागू है, 19 देश में ये लागू है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस संगठन ने, ये तो हो गया, BBNL यानी कि भारत, बी से भारत, बी से ब्रॉडबैंड, एन से नेटवर्क, एल से लिमिटेड, तो इसका विलय किस संचार कंपनी के साथ किए जाने की घोषणा की गई है। तो किसके साथ किए जाने की घोषणा की गई है, BSNL के साथ, BSNL के साथ। अब इससे क्या होगा, विलय जब कर दिया जाएगा तो ये जो अखिल भारतीय स्तर पर जो BBNL का सारा काम होगा वो किसको मिल जाएगा, BSNL को मिल जाएगा। अखिल भारतीय स्तर पर जो इसका पूरा वर्क होगा वो किसको मिल जाएगा, BSNL को मिल जाएगा। इतना क्लियर। तो अभी क्या था कि 31 जनवरी तक जो BSNL है और MTNL है, इन पर बहुत ज़्यादा कर्ज था, तो इनका जो AGR बकाया था वर्तमान में देखा जाए तो कितना है, 43,148 करोड़ रुपए। तो इन्हीं दोनों के लिए सरकार AGR बकाया को क्या कर रही है, इक्विटी में चेंज करने के लिए विचार कर रही है। यदि इन दोनों का विलय हो जाएगा तो इससे क्या होगा, तो देश में क्या होगा, BSNL की जो बाजार उपस्थिति है उसके साथ ही क्या होगा, एक तो उसकी मतलब उसमें संयुक्त हो जाएगा, पहली चीज़, और दूसरी क्या हो जाएगी, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर अंतिम मील तक कनेक्टिविटी प्रदान कर सकती है, इससे अंतिम मील तक क्या हो जाएगी, कनेक्टिविटी प्रदान हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, और ये आपको क्लियर हो गया। अगर बात करें हम किसकी, BBNL की, BBNL ये जो है आपका, तो ये क्या है, एक विशेष प्रायोजन वाहन है, SPV है, यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जो आपके किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, संचार मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्लियर। 2012 में इसे क्या किया गया था, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। आपको यहाँ दिख रहा होगा और भारत नेट परियोजना को लागू इसी के द्वारा किया गया, BBNL के द्वारा। भारत नेट, तो पूछ सकता है भारत नेट परियोजना किसके द्वारा, तो इसी के द्वारा, BBNL के द्वारा। तो ये लागू करने का कार्य जिसे उस समय तक राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में जाना जाता था, किसके नाम से पहले इसे जाना जाता था, NOFN, यानी कि राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में जाना जाता था। तो इसे इस संगठन को सौंप दिया गया, लेकिन अब इसको क्या है, भारत नेट प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की विधानसभा हाल ही में भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है, तो कौन बन गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन बन गई है, नागालैंड बन गई है। नागालैंड जो है ये आपकी क्या है, भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है, यानी ये पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। और इसी के तहत यहाँ पर एक कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, नेवा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। नेवा कार्यक्रम को किया गया, पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया, नेवा कार्यक्रम लागू किया गया। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो अभी क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रीय, ई मतलब नेशनल, ई से इलेक्ट्रॉनिक, वी से विधानसभा, ए से एप्लीकेशन। क्लियर। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम लागू किया गया। तो इसके तहत क्या हुआ, ये जो प्रोग्राम लागू किया गया इसके तहत क्या हुआ, तो ये एप्लीकेशन के तहत क्या होगा कि क्या करना है, कागज रहित विधानसभा। तो इसके तहत क्या किया गया, वहाँ पर नागालैंड में क्या है, 60 विधानसभा सीट है। तो वहाँ पे उन सदस्यों को क्या किया गया, हर टेबल पर क्या किया गया, एक टैबलेट इस कार्यक्रम के तहत दी गई। तो उसी के तहत ये किया गया। पहली पेपरलेस कौन सी विधानसभा बनी है, कौन से राज्य की, तो वो नागालैंड है। नागालैंड में के जो सीएम है वो कौन है, नेफ्यू रियो है। और अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी हैं। और यहाँ का जो एक माउंट सारामती कहाँ से संबंधित है, नागालैंड से है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल यही नागालैंड का ही है। तो ये सब आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया? सरदार बर्डी मुखामेदेव को चुना गया है। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? सरदार बर्डी मुखामेदेव को चुना गया है। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो 7 साल पर होता है, 7 साल पर होता है। तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो यहाँ की राजधानी है अशगाबाद, और यहाँ की मुद्रा क्या है? तुर्कमेनिस्तानी मानत, तुर्कमेनिस्तानी मानत। तो ये आपको सारे फैक्ट क्लियर हो गए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 मार्च 2022 को सीआरपीएफ के द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 83 नंबर का मनाया गया है। ये देखिए 83 नंबर का इस बार मनाया गया है। तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये अभी, और हाँ एक फैक्ट और, ये पहला अवसर है कि जहाँ पर सीआरपीएफ ने जो अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया, ये पहला अवसर है जब ये अपना राष्ट्रीय राजधानी से बाहर मना रहा है। कहाँ मना रहा है? अगर राष्ट्रीय राजधानी से बाहर मना रहा है तो इस बार ये जम्मू में मना रहा है। जम्मू का एक स्टेडियम है जिसका नाम है मौलाना आज़ाद स्टेडियम। वहीं पर इस परेड का आयोजन किया गया, जिसका संबोधन किसने किया? अमित शाह जी ने किया। तो ये आपको सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर बात करें सीआरपीएफ की तो ये भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। और ये किसके अधीन काम करता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो इस मंत्रालय याद रखना है कि सीआरपीएफ किस मंत्रालय के? गृह मंत्रालय के अधीन। और इस सीआरपीएफ का जो गठन किया गया था वो 1939, इसका जो गठन किया गया था वो 1939 में किया गया था पहली बार। और जब किया गया था इसका गठन, तब उस समय इसका नाम क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था। क्लियर। और सीआरपीएफ अधिनियम जब पारित हुआ उसके बाद जो तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने 19 मार्च 1950 को कलर्स प्रस्तुत किया और इसका मौजूदा, और फिर उसका जो अभी नाम है सीआरपीएफ, इसी नाम से ये 19 मार्च इसी नाम से फिर क्या हुआ? 19 मार्च से ही ये स्टार्ट कर दिया गया, सीआरपीएफ दिवस मनाया जाने लगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेन सिंगल्स का खिताब 20 मार्च 2022 को किसने जीता है? तो किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। लक्ष्य सेन ने जीता है। इन्होंने क्या किया है? पहले जो लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में जो डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन हैं, डेनमार्क के कौन है? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ये हैं। ये तो ये मतलब इनसे ये कौन है? विजेता हैं। ये कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं। डेनमार्क के क्या नाम है इनका? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन। तो ये विजेता हैं और ये उपविजेता कौन? लक्ष्य सेन उपविजेता। पहले तो ये जो लक्ष्य सेन है ये मलेशिया के इन्होंने सेमीफाइनल में क्या किया था? जो मलेशिया के लीजी जिया उनका नाम था। तो उन्होंने लक्ष्य सेन ने उनको हरा दिया सेमीफाइनल में। जब वो फाइनल में पहुंचते हैं तो विक्टर एक्सेल्सन के साथ ही इनका खेल होता है, जिसमें ये क्या करते हैं? हार जाते हैं। किससे? विक्टर एक्सेल्सन से, जो डेनमार्क के होते हैं। देखा जाए तो इसमें, लेकिन ये फाइनल में पहुंच गए। ये जो है अभी तक जो है 4 भारतीय खिलाड़ी जो हैं इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं और केवल 2 ने, उन 4 में से केवल 2 ऐसे हैं जो क्या किए हैं? जीतने में कामयाबी हासिल किए हैं। तो वो 4 कौन से भारतीय हैं वो हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट। प्रकाशनाथ ये 1947। दूसरे 1981 में प्रकाश पादुकोण। थर्ड आपके हैं 2001 में पुलेला गोपीचंद और 2015 में साइना नेहवाल, जिसमें से प्रकाश पादुकोण 1980 और पुलेला गोपीचंद 2001 में चैंपियन बने थे। बाकी ये 4 लोग क्या हैं?
इसमें फाइनल में पहुँचे हैं, लेकिन 2 ने जीत की थी। तो 20 साल के ये जो हैं लक्ष्य से जो हैं 20 साल के हैं, ये क्या है, फाइनल में पहुँच तो गए थे, लेकिन क्या है, इनसे हार जाते हैं विक्टर एक्सेल्सन से। तो ये पूरा आपको मैंने यहाँ सब बता दिया है। अब आपको क्लियर सारे फैक्ट हो गए होंगे। चलते हैं कल का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। विश्व गौरैया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। हाल में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में किया गया? मेडागास्कर में किया गया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 136 से रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार के लिए दिशांक ऐप विकसित किया गया है? कर्नाटक, जो कि मैंने भूमि प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया था, तो दोनों याद रखना है। कोविड-19 वायरस के नए सब वेरिएंट BA1 एंड BA2 किस देश से मिले हैं? इजराइल से मिले हैं। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? कैरोलिना विलावस्का ने जीता है, पोलैंड की ये हैं। और मिस यूनिवर्स मैंने क्या बताया था? हरनाथ संधू चंडीगढ़ की हैं। दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? 31वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की हाल ही में घोषणा की गई, किसे? प्रोफेसर नारायण प्रधान को। नेक्स्ट क्या है आपका? 250 वनडे विकेट लेने वाले विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? झूलन गोस्वामी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को हाल ही में इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 15 मार्च। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में 5वां तटीय गश्ती पोत भारतीय तटरक्षक के पोत सक्षम को कहाँ पर कमीशन किया गया है? गोवा में। तो ये आपको सारे क्लियर हो गए होंगे, ये मैंने आपको दिखा दिया है। और हाँ, एक और फैक्ट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। बाकी UPSC वाले और भी आगे डिटेल पढ़ सकते हैं यहाँ पे, जो अगर लेक्चर देख रहे हो कि कहाँ पर है। मधुरंतकम तालुक में ये है, तमिलनाडु के मधुरंतकम तालुक में। तो ये मैंने दे दिया है, यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा। ये देखिए क्या फैक्ट है यहाँ पे कि ये तमिलनाडु राज्य में कौन सा जिला है? चंगलपट्टू जिला है। और मधुरंतकम तालुक है, जिसमें 74 एकड़ का संरक्षित क्षेत्र है। कितने एकड़ का है वो मैटर नहीं करता है, बस ये कहाँ पर है ये देख लीजिए। बाकी ये क्या है? देश का सबसे पुराना जल पक्षी अभ्यारण्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है? ओल्डेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी है। तो सबसे पुराना जल पक्षी अभ्यारण्य है। और तमिल भाषा में वेदांतगल का अर्थ क्या है? शिकारी की बस्ती। तो ये भी आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, सब मैंने बता दिया आपको। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और शेयर करना भी मत भूलिए। और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना है। कल फिर मिलते हैं अच्छे क्वेश्चंस के साथ, सिलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।